This is Tathagato Panja. Again, I am with you in the discussion of digestion and absorption NCERT से बिल्कुल। तो पिछली लेक्चर में हमने बेसिक जो डाइजेस्टिव जो स्ट्रक्चर होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ये सब जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 16.1.2 जो कि है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया तो होगा ही कि हमारे बॉडी में कितने कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग जाऊँगा कि पहले हमें यहाँ पे कह रहा है कि द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। तो यहाँ पे आप लोगों को तो ये सब तो बेसिक पता ही होगा। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। और यहाँ पे जो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर आपसे पूछे तो डेफिनेटली वो लीवर होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है। तो अगर लार्जेस्ट ग्लैंड अगर आपसे पूछे तो वो आपको स्किन बोलना पड़ेगा, वो लीवर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर डाइजेस्टिव, आपको तो पता ही है स्किन में कोई डाइजेशन होने की मतलब गुंजाइश नहीं है। तो अगर लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड बोले तो डेफिनेटली लीवर। लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड सिर्फ बोले तो आपको स्किन है, क्योंकि स्किन तो आपका चारों तरफ है, पूरे बॉडी ही स्किन है मतलब। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो कह रहा है ये आपको पता भी होगा कि सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो कि पैरोटिड है, सब मैक्सिलरी है, या फिर इसको भी हम सब मैंडिबुलर कह सकते हैं, जो कि हमारे जॉ के पास होते हैं। पैरोटिड हमारे कान के पास होता है, जो कि चीक लिखा है, मतलब हमारे जो गाल के पास में जो कान के पास होता है, तो वहाँ पे हो सकता है। इसका इन्फेक्शन से मम्प्स जो डिजीज़ होता है तो वो हो सकता है। इसका मतलब एनलार्जमेंट जो होता है उसको मम्प्स कहते हैं, जो कि मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबलिंगुअल जो होता है वो बिलो टंग होता है, मतलब बिलो टंग भी हमारा एक प्रेजेंट होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनका लोकेशन, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर कहाँ होता है, पैरोटिड कहाँ होता है। बाकी तो यहाँ पे ये क्या किया करता है ये आपको पता ही है। और यहाँ पे जो कह रहा था मैं कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेटिंग एटो इन एडल्ट ह्यूमन। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेटिंग एटो केजी 1.2 to 1.5 केजी इन एडल्ट ह्यूमन। तो ये लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये तो लार्जेस्ट ग्लैंड कह रहा है, लेकिन आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ये है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप पढ़ रहे हैं तो लीवर यहाँ पे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ना कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ होल ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसका कंफ्यूजन आप कोई मत रखिए। अगर आप चाहे तो आंसर इसका गूगल भी कर सकते हैं, या आपको मिल जाएगा, वहीं पे आंसर मिल जाएगा। तो उसके बाद जो इसका लोकेशन आपका इम्पोर्टेंट है कि सिचुएटेड एट द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि पता ही होगा बिलो डायफ्राम होता है। जो डायफ्राम एक डोम शेप जो हमारा होता है, उसमें फ्रेनिक नर्व भी होता है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, वो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इट इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड इट हैज़ 2 लोब्स। 2 लोब्स आप तो डायग्राम में आपको देख ही चुके होंगे कि इसमें 2 लोब होते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये है, द हेपेटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेपेटिक सेल अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। अरेंज इन द मतलब हेपेटिक लोब्यूल तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, किंतु अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, ये लाइन बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। और ग्लिसन्स कैप्सूल वाला तो शायद सब लोगों को पता ही होगा कि ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट कॉल्ड द ग्लिसन्स कैप्सूल। यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आप अगर मतलब राउंड शेप कर देंगे या फिर कुछ घेर देंगे तो आपको आसानी होगा जब आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बाइल के बारे में। तो कह रहा है कि द बाइल सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल passes through hepatic duct and stored and concentrated in the thin muscular sac called gallbladder। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि जो बाइल है, बाइल हमारे डाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो कि बाइल में कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अगर मैं पूछूं कि बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट दोनों का फंक्शन क्या है, तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों सेम फंक्शन करते हैं, लेकिन ये नहीं है।
और शायद तुम्हें भी कन्फ्यूजन होगा। तो बाइल जो सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट का काम है या फिर बाइल जूस जो है इसका मेनली काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। लेकिन बाइल पिगमेंट जो है, जो कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ये सब होते हैं, जो कि अल्टीमेटली डेड ब्लड सेल से प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका मतलब डाइजेशन में कोई फंक्शन नहीं है। वो हमारे फीकल मैटर के जो डिस्टिंक्टिव जो कलर होते हैं तो उनमें फंक्शन करते हैं। उनका एज सच डायरेक्ट डाइजेशन में कोई फंक्शन नहीं होता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये याद रखना भी चाहिए। और मतलब तो बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है और कहाँ स्टोर होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, ये तो सबको पता ही होगा कि बाइल तो मतलब हमारे जो लीवर के हेपेटिक सेल है उनसे रिलीज होता है और वहाँ पे गॉल ब्लैडर पे वो स्टोर होता है अल्टीमेटली, ठीक है। और गॉल ब्लैडर पे जो तुम्हारा ये स्टोर हो रहा है और गॉल ब्लैडर पे कभी कभी यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है जो कि तुम्हारा है कि यहाँ पे जो हेपाटिक सेल है ये आप लोग फंक्शनल यूनिट मान लेते हो, जो कि है नहीं। फंक्शनल यूनिट जो है वो है ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, वो है हेपाटिक लोब्यूल। तो यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन उतना कुछ कन्फ्यूजिंग चीज़ है नहीं यहाँ पे, जो भी हो। उसके बाद तो वहाँ पे गॉल ब्लैडर पे स्टोर होता है। वहाँ पे गॉल ब्लैडर का डक्ट कभी कभी बहुत लोग भूल जाते हैं कि उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और यहाँ पे डक्ट में जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डक्ट का जो डायग्राम दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो मैं थोड़ी देर बाद में वहाँ पे डायग्राम पे जाके क्लियर भी कर दूँगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं बाइल के बारे में बहुत टाइम बोल चुका हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कह रहा है वो मैं जो ऑलरेडी बोल रहा था कि हेपेटिक डक्ट from the liver forms common bile duct and the bile duct and pancreatic duct opens together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct which is guarded by sphincter of Oddi। तो मतलब बहुतों को समझ आया होगा, बहुतों को नहीं आया होगा, ठीक है। इसको हम इमेज से समझते हैं, ठीक है। ये इमेज से समझना बेटर होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इमेज से अगर आप समझेंगे तो ये है आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का जो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, इसको आप कहते हैं सिस्टिक डक्ट। आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर है इसको आप क्या कहते हैं कि सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। तो उस सिस्टिक डक्ट से यहाँ पे मतलब जो बाइल का कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली यहाँ होता है। और डक्ट ऑफ लीवर, जो आपको पता ही है कि लीवर का दो जो लोब है, उन दोनों लोब से ये जो दोनों लोब से ये इस दोनों डक्ट के माध्यम से मतलब जो बाइल है, अल्टीमेट बाइल जो हेपाटिक सेल में जो होता है, हेपाटिक सेल ऑलरेडी कह चुका हूँ कि बाइल सिक्रेटेड बाई होगा हेपाटिक सेल, लेकिन फंक्शनल यूनिट क्या होगा, हेपाटिक लोब्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जो भी हो, यहाँ पे डक्ट्स फ्रॉम लीवर के जो दोनों जो लीवर के पार्ट है, लोब है, उन लोब से आते हैं ये। और यहाँ पे अल्टीमेटली दो लोग जहाँ पे फ्यूज़ करते हैं इस जगह, यहाँ पे फॉर्म करते हैं कॉमन हेपाटिक डक्ट। मतलब जिस ग्लैंड का डक्ट है उस ग्लैंड का अगर दोनों पार्ट अगर मिल जाए तो उसको तो हम कॉमन हेपाटिक डक्ट ही कहेंगे ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, मतलब सिंपल है। अगर आप मतलब उनके टर्मिनोलॉजी से चलोगे तो बहुत ही सिंपल है कि दोनों लीवर के लोब से आ रहा है और वो फ्यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये कॉमन हेपाटिक डक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि यहाँ पे ये सिस्टिक, ये वाला जो है यहाँ पे सिस्टिक डक्ट है, यहाँ पे ये वाला सिस्टिक डक्ट है, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट से आ रहा है और आते आते ये जो कॉमन हेपाटिक डक्ट है उनके साथ फ्यूज हो गया। अब जो ये हो गया ये कॉमन बाइल डक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि बाइल तो फॉर्म तो होता है अल्टीमेटली लीवर में, स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट होता है आपका गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में कॉन्सेंट्रेट होकर जब हमें ज़रूरत पड़े तब ये रिलीज़ होता है। और रिलीज़ होने के समय कहाँ से रिलीज़ होगा, वो ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि जहाँ पे आपका सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपाटिक डक्ट मिल रहा है उसके बाद जो डक्ट फॉर्म हो रहा है इसको आप कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, मतलब कॉमन पाथवे होगा यहाँ से बाइल का। तो इसके बाद जो यहाँ पे पैनक्रियास का पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं जिसको कि डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, जो कि एकदम ही ज़रूरत नहीं है हमारे लेवल पे, छोड़ दीजिए आप उनको। तो उसका जो मतलब कॉमन बाइल डक्ट है उसके साथ ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है पैनक्रियाटिक डक्ट, ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट इसके साथ जो यहाँ पे जो मिक्सअप हो रहा है या फिर दोनों मिल के जो पार्ट फॉर्म कर रहे हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट।
जो कि यहाँ पे है, ये वाला पार्ट हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट है। और हेपाटोपेनक्रेटिक जो डक्ट है ये गार्ड होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉडी के द्वारा। तो ये अब तक मतलब मैंने जो पैराग्राफ पहले पढ़ा था इसको मैं इस इमेज के थ्रू आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब डिफ्यूज स्टेट में लिखा हुआ है, लेकिन मतलब अभी मैंने जो बोला वो बेसिकली ये जो पार्ट है इस पार्ट का चीज़ है, तो आप खुद पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे पैनक्रियास के बारे में। तो पैनक्रियास आपको तो शायद क्लास 10 से ही पता होगा कि पैनक्रियास को हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये थोड़े से आपका मतलब एक पत्ता जैसा शेप का होता है, जो गाछ का जो लीफ होता है उसके शेप होता है। तो ये सी शेप डिओडिनम के अंदर होता है। और यहाँ पे ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास सीक्रेट्स अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस कॉन्टेनिंग डिफरेंट एंजाइम एंड एंडोक्राइन पोर्शन आप लोगों को पता ही होगा, इंसुलिन ग्लूकागॉन, वो जो इंसुलिन होगा तो बीटा सेल, ग्लूकागॉन होगा तो अल्फा सेल, ये सब मतलब केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में भी हम पढ़ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन में भी हम पढ़ सकते हैं। तो बेसिक यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव जो ग्लैंड हमें पढ़ना था, जो कि लीवर पहले पढ़े, फिर हम सलाइवरी जो ग्लैंड होते हैं वो पढ़े, और यहाँ पे अब पेनक्रियास पढ़े। तो ये हमारा मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो हमने पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। तो डाइजेशन ऑफ फूड में पहला ही लाइन इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी बोल भी चुका हूँ पिछले लेक्चर में, कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल, या फिर आप बायोकेमिकल भी कह सकते हैं। तो इस प्रोसीडियर के थ्रू ये होता है। और अब आ रहा होगा आपको बहुत कुछ लाइन आपका जाना पहचाना, कि मैं कल बोल रहा था कि कुछ बोलस होता है, कुछ डिग्लूटिशन होता है, वो सब आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप इस लाइन को अगर आप पढ़े तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि बक्कल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन, दैट इज द मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वालोइंग। स्वालोइंग मतलब मैंने कहा था वो जो मतलब घूटना जिसको आप कहते हैं, मतलब उसको गले से निकल जाना भी कह सकते हैं। तो इस काम में हेल्प कौन करता है, ये जो हमारा टीथ करता है, क्योंकि ये मैस्टिकेट करके उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको एकदम बोलस फॉर्म करते हैं, या एक मतलब बहुत ही छोटे एक मतलब स्फेरिकल शेप चीज़ बनाता है, जो कि अल्टीमेटली स्वालोइंग में हेल्प करता है। उसके बाद द टीथ and the tongue with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly। तो सलाइवा के थ्रू मिक्सअप होने का जो एक इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कि सलाइवा में हमारे जो है लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि बैक्टीरिसाइडल है। मतलब हमारे खाने में अगर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उनको मारने के लिए लाइसोजाइम काफ़ी होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर आप मतलब स्टार्च जैसे कुछ फूड खाएंगे तो स्टार्च का मतलब हाइड्रोलिसिस का काफ़ी पार्ट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सलाइवरी एमाइलेज जो कहते हैं, इसको टायलिन कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। और मतलब आप थोड़ी देर बाद में आपको मिल भी जाएगा यहाँ पे एनसीईआरटी में कि अराउंड 30% ऑफ द जो हमारा स्टार्च होता है तो वो इसी मतलब हमारे सलाइवरी एमाइलेज जिसको टायलिन कहते हैं उसके थ्रू होता है, हो सकता है। और इसका जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6.8 के अराउंड होता है, जो कि हल्का सा एसिडिक, इसको आप न्यूट्रल के आसपास भी मान सकते हो। और हाँ, इस पीएच के बारे में मेरा ट्रिक है, तो आप लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी के जो मतलब सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस या फिर इंटेस्टिनल जूस सबका जो पीएच है उसमें लास्ट में 0.8 तो आ ही रहा है, किसी का 1.8, किसी का 6.8 या फिर किसी का 7.8 या फिर 7.8 के आसपास होगा, जो कि हम बाद में भी बोलेंगे, कोई बात नहीं। अब हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो मैं कह रहा था, ये बोलस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलस मतलब वहाँ पे लुब्रिकेशन होता है, एडियरिंग होता है, फिर ये बोलस फॉर्म होता है, एंड देन द बोलस इज कन्वेड इनटू द फेरिंग्स इनटू द इसोफेगस बाय स्वॉलोइंग और डिग्लूटिशन। मतलब स्वॉलोइंग और डिग्लूटिशन के माध्यम से उसको हम इसोफेगस में भेज देते हैं। और फेरिंग्स का मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये कॉमन पैसेज है एयर और फूड का, ठीक है। देन यहाँ पे कह रहा है कि बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, इसको हाईलाइट करना होगा कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। तो ये स्मूथ मसल जो होते हैं, तो स्मूथ मसल अल्टीमेटली ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है उनमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे उतना और ज़्यादा कुछ है नहीं खास,
इस पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट एंड एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये सलाइवरी अमाइलेज यहाँ पे लिख भी चुका है, जो कि टायलिन कहते हैं, एंड लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरिया को मारने में हमारी मतलब हेल्प करता है। देन कह रहा है कि द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, जो मैं कह रहा था कि ओरल कैविटी में ही मतलब ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बीटिंग एंजाइम, द सलाइवरी अमाइलेज जो मैं कह रहा था ऑलरेडी, सलाइवरी अमाइलेज 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम एट द ऑप्टिमम पीएच 6.8। यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये ऑप्टिमम पीएच, और यहाँ पे ये वाला लिस्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ऑलरेडी यहीं पे बोल रहा है। और ये क्या कर रहा है, इसको डाइसैकराइड्स में ब्रेक कर देता है, लाइक माल्टोज यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और कह रहा है कि लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एंटीबैक्टीरियल और बैक्टीरिसाइडल एजेंट व्हिच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले जो पार्ट है वो है हमारा म्यूकोसा, द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो मैं ऑलरेडी आपको कह रहा था कि हमारा जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा में बहुत सारा ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो पहला ग्लैंड जो है वो है म्यूकस नेक सेल। तो म्यूकस नेक सेल आपको पता ही होगा कि ये म्यूकस रिलीज करेगा, जो कि अल्टीमेटली लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ द वॉल ऑफ स्टोमक में हेल्प करेगा, ये सब में हेल्प करेगा। उसके बाद आता है पेप्टिक और चीफ सेल, जो कि सीक्रेट करता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। ये प्रो एंजाइम आप लोग मतलब एक सिमेट्री देखेंगे कि जितने भी प्रो एंजाइम है उन सब में इनोजेन ये वाला पार्ट आता है, ट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, मतलब लास्ट में जेन आता है। और जब वो एक्टिव फॉर्म में उनका ही वो वाला पार्ट बाद मतलब निकल दो तो हो जाता है, मतलब पेप्सिनोजेन से पेप्सिन होता है, पेप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म होता है, ट्रिप्सिनोजेन का एक्टिवेटेड फॉर्म ट्रिप्सिन होता है, ऐसे। ठीक है, और इसके बाद हम जो या फिर थर्ड जो है वो है पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। ये तो सबको पता ही हो, जो कि HCl रिलीज करता है। और यहाँ पे एक चीज़ है जो कि बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर, इसे कहते हैं कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि एसेंशियल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सा मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड के सेल के मेल फंक्शन के थ्रू पार्निशियस एनीमिया हो सकता है, तो आप शायद अब तक तो रिलेट कर ही पाए होंगे कि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वहाँ पे वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो कि अल्टीमेटली उसके मतलब अगर कमी हो जाए तो हमारा क्या होता है, पार्निशियस एनीमिया डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं था, ये वाला तो पार्ट आपको पता ही होगा कि पेप्टिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड चीफ सेल एंड पैराइटल सेल ऑल्सो कॉल्ड ऑक्जेंटिक सेल। इसके बाद यहाँ पे जो अगले लाइन है, यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं, स्टोमक में 4 से 5 घंटे के लिए हम खाना स्टोर कर सकते हैं। और काइम, ये जो मैं कह रहा था, मतलब बोलस के साथ काइम को मतलब मिक्सअप मत कर देना। बोलस हमारे मुंह में जो फॉर्मेशन होता है, लेकिन काइम वो हमारे वहाँ पे स्टोमक में जाकर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द फूड मिक्सेस थॉरोली विद इन द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टोमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम। मतलब हमारा काइम कहाँ हो रहा है, काइम वहाँ पे एसिड के साथ मिक्सअप होने के बाद काइम फॉर्मेशन हो रहा है, ना कि हमारे मुंह में। हमारे मुंह में जो हो रहा है उसको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि उसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है, इसके बाद जो है आसान चीज़ें हैं कि द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू, मतलब ये कुछ खास नहीं है। प्रो एंजाइम जो पेप्सिनोजेन है वो मतलब स्टोमक के एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, जो कि अल्टीमेटली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो मेनली प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, इन सब में प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन डाइजेशन कहाँ पे पहली बार शुरुआत होता है, तो डेफिनेटली ये स्टोमक होगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा ऑलरेडी बोल भी चुका है कि पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, दैट इज पेप्टाइड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम, जो कि मैं बहुत बार इससे पहले बोल चुका हूँ।
और HCl का जो pH है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आई थिंक सबको पता ही होता है कि ऑप्टिमम pH फॉर पेप्सिन जो होता है, पेप्सिनोजेन टू गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन होता है 1.8 अराउंड, बहुत ही एसिडिक। और इसके बाद ये वाला चीज़ रेनिन, RENNIN, यहाँ पे डबल एन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इसमें रेनिन होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको प्रोनाउंसिएशन में ही आप रेनिन बोलो, ना कि रेनिन बोलो, क्योंकि अगर आप रेनिन बोलोगे तो आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप रेनिन ही मतलब डायरेक्टली बोल दो। तो इसमें रेनिन होता है जो कि इन्फेंट में मिलता है, लेकिन रेनिन जो होता है वो रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है, उसमें पाया जाता है, जो कि इसके साथ कोई यहाँ पे उसका दूर दूर से भी रिलेशन नहीं है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ द इन्फेंट व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो यह तो आपको पता ही होगा कि डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में हेल्प करता है। और हाँ, अगर यहाँ पे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन एडल्ट इज द फंक्शन ऑफ, तो वहाँ पे पेप्सिन ही बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि एडल्ट में ये जो रेनिन है ये नहीं आता। और अगर इन जनरल पूछे और रेनिन ऑप्शन है तो आपको रेनिन ही देना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, अगर एडल्ट स्पेसिफाई कर दे और ऑप्शन में पेप्सिन ना है तो आपको रेनिन ही, अगर रेनिन है तो रेनिन ही देना पड़ेगा। इतना स्मार्ट तो आप लोग हो ही, मुझे पता है। तो ये सब इनका काम है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन आ रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है हमारा, मतलब लिंगुअल लाइपेज भी होता है, लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि ये जो लाइपेज है ये कुछ काम का नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पे जितना एसिडिक pH है ना, वहाँ पे ये लाइपेज अल्टीमेट एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम पहुँच चुके हैं स्टोमैक, मतलब स्टोमैक में जितना भी कुछ हो चुका था वो डाइजेस्ट हम कर चुके हैं। अब हम पहुँच चुके हैं हमारे इंटेस्टिनल पार्ट पे। तो इंटेस्टिनल पार्ट पे हमें पहले ही यहाँ पे जो लाइन लिखा है, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट जनरेटेड बाय मास्कुलरिस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे भी इसको आप पेरिस्टाल्सिस ही खाएंगे, क्योंकि मास्कुलरिस जो स्मूथ मसल लेयर है वो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि द मूवमेंट हेल्प्स इन मिक्सिंग, ये उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मिक्सिंग के बाद उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें बहुत सारा एंजाइम होता है, जिसका कि नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियस। ये सब तो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि ट्रिप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव है, क्योंकि लास्ट में इनोजेन है। तो ये जो ट्रिप्सिनोजेन है इसको एक्टिवेट करने के लिए एक और एंजाइम का ज़रूरत होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं, जो थोड़ी देर बाद में यहाँ पे लिखा भी होगा कि इसको एंटेरोकाइनेज कहते हैं। और एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, और इन टर्न ये जो ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन फॉर्म करता है, तो वो ट्रिप्सिन बाकी लोगों को मतलब बाकी जो एंजाइम है जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट कर देता है, जो कि अल्टीमेटली ये डाइजेशन में हेल्प करता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज, मैं एनसीईआरटी का लाइन पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ये इंपॉर्टेंट है कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है ये। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है, एंड ये इसको ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, व्हिच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। यहाँ पे और कुछ खास मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद जो है बाइल के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा ऑलरेडी बोल चुके हैं, बाइल के बारे में हम पहले बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बाइल के बारे में जो कह रहा है कि द बाइल रिलीज्ड इनटू ड्यूरिनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट, यहाँ पे बाइल पिगमेंट का नाम आपको याद रखना होगा, जो कि है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बाइल पिगमेंट्स का जो नाम बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, तो इसको आपको याद रखना होगा। एंड बाइल सॉल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल, तो आपको शायद एक जनरल आइडिया होता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ख़राब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें भी प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर के माध्यम से फंक्शन करता है वो। और इसमें फॉस्फोलिपिड होता है। और हाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें नो एंजाइम, तो बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है। ये एक मतलब प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार शायद पूछ चुका है कि बाइल में कोई एंजाइम प्रेजेंट होता ही नहीं है, तो यह याद रखना होगा। उसके बाद जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
दैट इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल माइसेल्स। ये वाला पार्ट हम थोड़ी देर बाद में भी समझ आ जाएगा कि माइसेल में क्यों ब्रेक करना होता है और कैसे ब्रेक होता है। शायद ये अगले लेक्चर में भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल मिसल। ठीक है, यहाँ पे उतना और कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे जो कह रहा है कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल, जो कि मैं ऑलरेडी गॉबलेट सेल का नाम तो अब तक तो मतलब सबको ही शायद पता होगा कि गॉबलेट सेल क्या मतलब म्यूकस रिलीज करता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टोमैक में जो म्यूकस रिलीज होता है वो म्यूकस नेक सेल से होता है, ना कि गॉबलेट सेल से। लेकिन इंटेस्टिनल पार्ट में ये गॉबलेट सेल कहते हैं। मतलब है दोनों ही म्यूकोसल ग्लैंड, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि दोनों पार्ट में डिस्टिंक्टिव नेम है। जैसे कि स्टोमैक का जो फोल्डिंग है उसको हम रूगे कहते हैं, उसको तो हम विलाई नहीं कहते। लेकिन हमारा जो इंटेस्टिनल फोल्डिंग है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विलाई कहते हैं, ना कि रूगे कहते हैं। ठीक है, ये म्यूकस रिलीज करता है, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ ब्रास बॉर्डर सेल of mucosa along with the secretion of goblet cell constitute the variety of enzyme like disaccharidase, dipeptidase, lipases। ये सब एंजाइम का जो नाम है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो एंजाइम का नाम है, इस एंजाइम के नाम को आप अगर ना भी याद रख पाएंगे तो ये जो मतलब एंजाइम के जो सबस्ट्रेट होते हैं उनके थ्रू आप याद कर पाएंगे कि डाइसैकेराइडेज मतलब जो डाइसैकेराइड है उनको ब्रेक करने के लिए जो भी एंजाइम है डेफिनेटली उसको डाइसैकेराइडेज कहते हैं। और एज मतलब ब्रेक करना, जहाँ पे भी आपको एंजाइम में कुछ टर्म के साथ एज आ जाएगा लाइक डीएनएज, तो मतलब वो डीएनए को ब्रेक करेगा। डाइपेप्टाइडेज मतलब वो डाइपेप्टाइड जो है उस पेप्टाइड बॉन्ड को, जो CONH पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा। और लाइपेजेस मतलब वो लिपिड को ब्रेक करेगा। ऐसे ऐसे आप याद रख सकते हैं। और सक्कस एंटेरिकस जो इंटेस्टिनल जूस को सक्कस एंटेरिकस करते हैं, ये तो नीट 2021 का ही क्वेश्चन है। बहुत ही मतलब साधारण सा क्वेश्चन है। यहाँ से जनरली एक तो क्वेश्चन आते हैं और इजी ही आते हैं और स्टूडेंट को भी बहुत ही इजी लगता है ये वाला चैप्टर। और यहाँ पे जो अगला लाइन है कि द म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट फॉर्म्स द पैनक्रियास प्रोडक्ट ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा, जो मैं कह रहा था यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अल्कलाइन pH प्रोवाइड करता है और pH है 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए हमारा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का जो pH है 7.8, जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि यहाँ पे जो 0.8 का जो लिंक है ये आपको याद रखना चाहिए कि हमारे जो माउथ में जो सलाइवा है, मतलब मैं ऊपर से नीचे अगर जाऊँ तो सलाइवा जो है उसका जो ऑप्टिमम pH है वो है 6.8, मतलब सलाइवरी अमाइलेज के फंक्शन करने के लिए। और अगर हम यहाँ पे स्टोमैक में अगर पहुँच जाए तो वहाँ पे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए जो ऑप्टिमम pH है वो आपको पता ही है, वो है 1.8। और इसके बाद अगर हम नीचे आए मतलब हम अगर इंटेस्टाइन पे आ जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 7.8, मतलब सब में 0.8 कॉमन है। उसके बाद आप मतलब लॉजिक से भी कर पाएंगे, ये आप याद रख सकते हैं। और आखिरी लाइन तो मतलब मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन दिस। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सब म्यूकोसल, मतलब ये मतलब एकमात्र ऐसा है जो कि सब म्यूकोसल ग्लैंड है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने बहुत सारा चीज़ें हाईलाइट भी कर चुका हूँ, तो ये हाईलाइटेड चीज़ तो आपको ज़रूर याद रखने हैं। और इसके लेक्चर के बाद आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी को एक बार खुद लाइन बाय लाइन गो थ्रू करने हैं, और फिर आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ये आपको मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं इंटेस्टाइन पे। तो इंटेस्टाइन पे जैसे कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, एक बार अब अगर मैं ओवरऑल चीज़ों को सम अप करूँ तो हमने क्या किया, आप सोचिए हमने थोड़ा बिस्किट खाया, कुछ प्रोटीन वोटीन खाया, मतलब मिल्क खाया, बिस्किट खाया, ऐसे मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट तीनों है। तो अगर उसमें मतलब जो स्टार्च पार्ट है तो उसका तो हाइड्रोलिसिस हमारे माउथ से चालू हो रहा है, तो वो उसको डाइसैकेराइड में ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है। उसके बाद जो प्रोटीन पार्ट है वो तो हमारे माउथ में कुछ हो नहीं पाया उसका, तो वो धीरे धीरे हमारे मतलब स्टोमैक में पहुंचा। तो स्टोमैक में पहुंचते ही वो एसिडिक पीएच में वो जो पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन उसको मतलब पकड़ लिया, उसका सबस्ट्रेट मिल चुका है उसको, तो पेप्सिन उसको प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स जो पेप्टाइड है इसमें ब्रेक कर दिया। तो मतलब प्रोटीन का यहाँ तक कुछ डाइजेशन हो चुका है, मतलब हम स्टोमैक तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे कि हम डाइसैकेराइड हमें मिल चुका है। सैकेराइड जो है
और हम इसके बाद अगर जब पैनक्रियाटिक जूस मिक्स होता है तो उसमें भी जो मतलब ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, एमाइलेजेस जो होते हैं ये सब भी उनको ब्रेक करके मतलब जनरली मतलब 2 यूनिट का जो होता है डाइसैकेराइड, डाइग्लिसराइड ऐसे फॉर्म में मतलब उसको कन्वर्ट कर लेता है। और इसके बाद अब फाइनली उनको मतलब हमें सिंगल मोनोमेरिक सिंपल यूनिट में ब्रेक करना होगा, जिसके मतलब जिस फॉर्म में हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा और हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके हम मतलब एटीपी फॉर्मेशन में अल्टीमेटली यूज़ कर पाएगा। तो अब हम तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन पे। तो इंटेस्टाइन पे आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोटीन, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। तो यहाँ पे पेप्टोन जो है वो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड, तो ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि वो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड है, रीच इन द काइम। एंड ये जो लिस्ट दिया है ये तो आपको डेफिनेटली याद रखना है कि प्रोटीन पेप्टोजेस जो होता है वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये सब जो एंजाइम होते हैं इनके माध्यम से वो डाईपेप्टाइड जो होते हैं डाईपेप्टाइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डाईपेप्टाइड में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो पॉलीसैकेराइड है, तो पॉलीसैकेराइड भी यहाँ पे एमाइलेज जो सलाइवरी हो सकता है, पैनक्रियाटिक हो सकता है, उसके माध्यम से डाईसैकेराइड में कन्वर्ट होता है। और फैट्स भी ब्रोकन डाउन बाय द लाइपेज। यहाँ पे जो हमारा जो गैस्ट्रिक लाइपेज सच कुछ फंक्शन नहीं कर पाता, यहाँ पे जो हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज है वही ये फंक्शन मेनली कर पाता है। ये डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड ये सब में फंक्शन हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। और न्यूक्लियेजेस तो मतलब न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा। तो न्यूक्लिक एसिड को अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोजेस को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में ब्रेक कर देगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि न्यूक्लिक एसिड को अगर आप हाइड्रोलाइज करें तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो डेफिनेटली उसमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड्स मिलना चाहिए था, लेकिन न्यूक्लियोसाइड्स मिलेगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड्स भी एकदम मतलब बेसिक यूनिट नहीं है। ये तो एक नाइट्रोजिनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है, और अगर न्यूक्लियोटाइड का है तो उसमें एक फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। ये सब मतलब अल्टीमेटली आपको फाइनली मिलता है, जो कि यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड में इसको ये ब्रेक डाउन करता है। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं द सक्कस एंटेरिकस, द वेरी इंपॉर्टेंट सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, तो the enzyme in Succus entericus acts at the end product of the above reaction to form respective simple absorbable forms, and these final step in digestion occurs very close to the mucosa of epithelium। ये वाला लाइन important है कि ये जो चीज़ें है ये कहाँ हो रहा है, ये मतलब क्लोज टू द म्यूकोजा ऑफ एपिथेलियम में होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला पार्ट हो रहा है, वहाँ के एपिथेलियम में। और ये लिस्ट तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। ऐसे टाइप के जितने भी लिस्ट है सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उनको आपको याद ही रखने हैं, और मतलब याद अब रख भी पाएंगे, क्योंकि लैक्टोज अगर सबस्ट्रेट है तो डेफिनेटली लैक्टेज होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको मतलब ज़्यादा जोर दे के याद रखना पड़ेगा, जो कि है कि डाईपेप्टाइड जब ब्रेक होगा तो वो एमिनो एसिड होगा। माल्टोज मतलब 2 ग्लूकोज से फॉर्म होता है, लैक्टोज एक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से फॉर्म होता है, और सुक्रोज होगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन नीट 2020 में आ भी चुका है कि वो हालांकि वो केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स में आया था, लेकिन मतलब जो भी हो मतलब सेम पर्पस फंक्शन करता है, तो आपको तो पढ़ लेना चाहिए यहाँ से। यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड अगर ब्रेक हो तो न्यूक्लियोसाइड पहले, फिर न्यूक्लियोसाइड अगर ब्रेक हो, जो मैं कह रहा था कि वो शुगर और बेस में कन्वर्ट होगा। और न्यूक्लियोटाइड इसमें एक ऑलरेडी फॉस्फोरिक एसिड निकल चुका है, और डाई एंड मोनोग्लिसराइड से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होगा। तो आपको पता ही होगा कि ट्राईग्लिसराइड में अल्टीमेटली होता क्या है, एक ग्लिसरॉल होता है और 3 मतलब फैटी एसिड होता है, और फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ट्राईग्लिसराइड नाम तो सुन के लगता है कि 3 ग्लिसरॉल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ग्लिसरॉल जो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है, तो एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड यूनिट उसके साथ एस्टरिफिकेशन के माध्यम से और ईस्टर बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक अभी तक तो ज़्यादा कुछ परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। इसके बाद जो है कि the breakdown of biomacromolecule mentioned above occurs in the duodenum region of small intestine, and simple substance thus formed are absorbed in jejunum। यहाँ पे ये आपको इम्पोर्टेंट है कि absorb कहाँ होता है,
जेजुनम एंड इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन नहीं, इसको आप एब्जॉर्प्शन कहेंगे, तो एब्जॉर्ब जो होगा तो वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे इलियम जो पार्ट है, जो कि मतलब वो एलजे उस निमोनिक से आप याद रख पाएंगे कि लॉन्ग कॉइल जेजुनम होता है और हाईली कॉइल इलियम होता है, और लेकिन इलियम ही सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है पूरे जो गांठ का, तो वहाँ पे ही मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। और फाइनली अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब जो सब्सटेंस है वो पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में देखो मेनली जो फंक्शन है वो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा कुछ खास फंक्शन नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स हियर। यहाँ पे मेनली जो होता है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर एंड मिनरल। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है कि अगर आप समरी में इस चैप्टर के पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट ऑफ मोस्ट वाटर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि मतलब थोड़ा सा गलत है। मतलब इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक होता है मैक्सिमम अमाउंट और एक होता है मैक्सिमम फ्रैक्शन। अगर आप मतलब मोल फ्रैक्शन वाले मतलब जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए हैं तो आपको समझ आएगा कि मैक्सिमम अमाउंट मतलब सोचिए मेरे पास 100 रुपया है और उन 100 रुपया में से आपके पास 100 रुपया है और आपके वो 100 रुपये में से मैं 70 रुपया ले पा रहा हूँ, तो मैं 70 मतलब वो जो 70 अमाउंट जो है वो 70% आपसे एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ आपसे 30 ही ले पा रहा है। ये तो मतलब जनरल हो गया। और जब आपका मतलब क्या कहे पानी कम पी रहे हैं, पानी आप पी ही नहीं रहे हैं, तब जब मतलब आपको तो आपका बॉडी में तो 70% के आसपास 65 to 70% के आसपास वाटर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अगर बहुत नीचे हो गए तो बहुत सारा फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है वो आपका मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो तब क्या करता है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। सपोज मतलब आपके बॉडी में है ही 30, लेकिन उस 30 में से ये 29 ले रहा है। लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडीशन में जब 100 है तब ये सिर्फ 100 में से 30 ले पा रहा है, लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट ही 30 है तो उसमें से ये 28-29 के आसपास खींच ले रहा है। तो यही है मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अगर कहे तो डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन मैक्सिमम फ्रैक्शन अगर कहे फ्रैक्शन इज द पॉइंट टू बी नोटेड। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ वाटर होता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा था नहीं। undigested unabsorbed substances then are called feces and they enters into the cecum of large intestine through ileocecal valve। ये आपको पता ही होगा कि कैसे ये सब वाल्व होते हैं। जो इलियोसिकल वाल्व है मतलब इलियम और सीकम जो है उन दोनों के बीच में जो वाल्व है, इसका फंक्शन आपको याद रखना है कि which prevents the backflow of the fecal matter and it temporarily stores it is temporarily stored in the rectum till defecation। मतलब यहाँ पे फीकल मैटर के बारे में बात कर रहा है कि फीकल मैटर को हमारा जो रेक्टम है उसमें स्टोर किया जाता है टिल डिफिकेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप जब भी मतलब डिफिकेट करेंगे तब आपको ये याद आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे एक मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और उसके कारण जो अल्टीमेटली डिफिकेशन होता है। जब भी आप मतलब इसके बाद आप टॉयलेट में जाएंगे तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे इलियोसिकल वाल्व था, या फिर जब भी आप खाना खाएंगे तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ ये बोलस है, ये मैं डिग्लूटिनेट कर रहा हूँ या मैं स्वालोइंग कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा स्टोमैक में चला गया है। अगर कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ तो याद आना चाहिए कि हाँ मेरा स्टोमैक का पीएच शायद मतलब 1.8 क्या उससे भी बहुत नीचे चला गया है, मैं कुछ ज़्यादा ही खा लिया इसलिए मेरा जो ऑक्जेंटिक सेल है बहुत ज़्यादा अमाउंट में HCl रिलीज़ कर दिया। ये सब आपको मतलब थोड़ा फील करना होगा तभी ये आसान लगेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल कंट्रोल। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट अच्छा आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही गाना वाना बज रहा है, नॉइज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूजा है तो मतलब बियर विथ मी और क्या ही कह सकता हूँ। चलिए हाँ, जो कह रहा था कि ये न्यूरल कंट्रोल में होता है तो इसके बारे में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा कार्डियक सिस्टम के लिए एक्साइटेटरी होता है, मतलब हार्ट बीट बढ़ा देता है।
लेकिन एलिमेंट्री कैनाल और गाट जो है इसके लिए इनहिबिटरी होता है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें से जो हार्मोन या फिर एंजाइम जो भी रिलीज होता है उसका मतलब सिक्रेशन घटा देता है थोड़ा सा। इसके बारे में हम न्यूरल कंट्रोल जब पढ़ेंगे तब डिटेल में बातें करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वैसा कुछ खास नहीं, साइट एंड स्मेल ये सब तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, यहाँ पे उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है कि द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो मॉडरेटेड बाई न्यूरल मैकेनिज्म बाई बोथ लोकल एंड थ्रू CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्मोनल कंट्रोल, तो हार्मोनल कंट्रोल के बारे में हम एक अलग से लेक्चर ले लेंगे कि कैसे हार्मोनल जो कंट्रोल होता है, मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, ये जो हार्मोन रिलीज होता है इनका क्या फंक्शन है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। और यहाँ तक मतलब आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, पहले तो एक कैलोरी का जो मतलब कैलोरी किसे कहते हैं, तो हीट का एनर्जी मतलब हीट का यूनिट है, ये आपको पता ही होगा। तो मतलब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया रहना पड़ेगा कि ये जो कह रहा है कि 1 किलो कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब शायद आपको बायोलॉजी पे कभी काम ना आए लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मतलब फिजिक्स में भी जब आप समझने जाओगे ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर तो भी आपको तो ये तो पढ़ना ही होगा, तो आप यहीं पर पढ़ लो, क्या ही फर्क पड़ता है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ ज्ञान की बातें लिखा हुआ है जो कि आपको मतलब एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ इसमें एम्फसाइज मत देना। एक बात है यहाँ पे, ये मतलब दो टाइप ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू होता है, एक होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, एक होता है फिजियोलॉजिक वैल्यू। तो ये जो मतलब यहाँ पे ये याद रखने वाली है कि जो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर कम्बसन ऑफ एटम इज कॉल्ड फिजियोलॉजिक वैल्यू and the amount of heat liberated from the complete combustion of atom in Bohm calorimeter is called as जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब क्या है, बोम कैलोरीमीटर जहाँ पे आइडियल कंडीशन मेंटेन्ड है वहाँ पे जो मतलब कैलोरीफिक वैल्यू दिखा रहा है उसको आप कह रहे हैं ग्रॉस, लेकिन जो एक्चुअल मतलब ह्यूमन बॉडी या फिर जो एक्चुअल फील्ड में जो अल्टीमेट होता है तो उसे आप कह रहे हैं कि आपका जो फिजियोलॉजिक वैल्यू। तो इन वैल्यू को आपको थोड़ा याद रखना है, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं होता है कि प्रोटीन मतलब जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो कार्बोहाइड्रेट का जो ग्रॉस होगा मतलब बोम कैलोरीमीटर में 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। देन अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। एंड फैट तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है जिसका कि 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। और मेरे ख्याल से इससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो आपका फिजियोलॉजिक वैल्यू। अगर आपको कोई फूड दे दे कि इसमें इतना ग्राम ऑफ फैट है, इतना ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन है, इसका कैलोरी भी इससे मतलब कितना कैलोरी आपका बॉडी में इंटेक होगा, ये अगर आपसे पूछे तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो अल्टीमेट जो ये फिजियोलॉजिक वैल्यू है इनको काम में लेना है। वो जो मतलब जो बोम कैलोरीमीटर में आइडियल कंडीशन में है वो आप नहीं लेंगे। यहाँ पे जो नॉर्मल फिजियोलॉजिक वैल्यू हमारे बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में जो होता है इनको ही लेना है। तो जो कि बहुत ही सिंपल वैल्यू होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होगा, प्रोटीन्स में भी वही होगा, फैट्स में 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होगा। तो मतलब यही था, ज़्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं। बाकी 16.3 एब्जॉर्प्शन के बारे में हम एक और बाद में वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे मतलब अगर ज़्यादा कुछ खास था नहीं, मतलब ये चैप्टर आसान भी लगता है और है भी आसान। यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया उन चीज़ों को आप भी अंडरलाइन कर लेना, अच्छे से रिवाइज करना। इजी चैप्टर है और आसानी से हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।